वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्त। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में जो है हम लोग 16 महाजनपदों के बारे में अध्ययन करेंगे, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQs पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? ठीक है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो अगर सही जवाब की बात करें तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु को कुनिक की उपाधि से जाना जाता है। ये जो है हर्यक वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुनिक की उपाधि से जाना जाता है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए। ऑप्शन आपको दे रखा है घनानंद, उदयन, अजातशत्रु और अशोक। ठीक है, तो आप यहाँ पे सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। अब आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन। ठीक है, उदयन ने जो है गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। और इस नगर की स्थापना जो है लगभग 2000 वर्ष पहले की गई थी। ठीक है, इस शहर को पुराने समय में ही जो है प्रमुख नगरों में गिना जाता था। काफ़ी भव्य जो है यहाँ की व्यवस्था थी, यहाँ की जो है बनावट थी, नगर के जो शासन प्रणाली थी, वो सारी चीज़ें एकदम काफ़ी अच्छे से चलती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो है ऑप्शन आपको दे रखा है कनिष्क, महापद्मनंद, कालाशोक, अशोक। तो अगर आपको पता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था तो आप सही आंसर यहाँ तुरंत दे सकते हैं। आपका सही जवाब होगा कालाशोक। ठीक है, कालाशोक जो है ये शिशुनाग वंश का शासक था। ये शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे शिशुनाग का पुत्र था कालाशोक। कालाशोक ने जो है इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अच्छा, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो वो आपका जो किया गया था आज के आधुनिक नगर जो आपका है पटना के नाम से जाना जाता है। पटना में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन कह रहा है कि 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ऑप्शन आपको दे रखा है मेसोपोटामिया, बेबीलोन, मेसिडोनिया और फारस। तो सही जवाब की अगर हम बात करें तो सही जवाब हमारा यहाँ पे होगा बेबीलोन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सिकंदर महान की मृत्यु जो हुई थी बेबीलोन में हुई थी। अच्छा, हुई थी तो मतलब मान लीजिए सिकंदर महान जब आक्रमण करने के लिए निकला था विश्व विजय के अभियान पे, तो जब वो भारत तक आया था और यहाँ से वापस लौटते समय जो है उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ तक समझ गए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सिकंदर और पोरस है ना, पुरु के नाम से भी जिनको जाना जाता है, इनकी सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? मतलब सिकंदर और पुरु का जो युद्ध हुआ था तो किस नदी के किनारे हुआ था और उनकी सेनाएं जो है किस नदी के किनारे पड़ाव डाली थी? तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है गंगा, सिंधु, झेलम और चिनाब। तो सही जवाब की बात करें, सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, झेलम होगा। ठीक है, झेलम नदी के किनारे पे जो है पंजाब के जो राजा थे पोरस, पंजाब का राजा कौन था? पोरस। ठीक है, पोरस कहाँ के राजा थे? तो पोरस पंजाब के राजा थे। और इनका युद्ध किसके साथ हुआ था? तो इनका युद्ध हुआ था सिकंदर के साथ। ठीक है, सिकंदर जो कि विश्व विजय के अभियान पर निकला था, उसको पूरी दुनिया जीतने का सुरूर था। तो सिकंदर और पुरु का जो युद्ध हुआ था वो आपका झेलम नदी के किनारे पे हुआ था। और उसके बाद उस युद्ध में जो है विजय सिकंदर की हुई थी। लेकिन पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने जो है पोरस का राजपाट उसको वापस कर दिया था और उसके साथ में मित्रवत संबंध स्थापित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार का मृदभांड भारत में जो है द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण का प्रतीक माना जाता है? तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है लाल काले मृदभांड, उत्तरी काले पारिष्कृत मृदभांड,
या पालिशदार मृदभांड जिनको भी कह सकते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि चित्रित धूसर मृदभांड, और चौथा कह रहा है कि लाल रंग के मृदभांड। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि मृदभांड है क्या। तो मृदभांड हम उसे कहते हैं कि जो पहले के समय में पकी मिट्टी से बने हुए बर्तन होते थे। बर्तन मिट्टी से बनाए जाते थे क्योंकि लोगों को धातु का ज्ञान नहीं था, और मिट्टी के बर्तन अगर उसको आप ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि आप उसको पका के यूज़ करेंगे। जैसे आजकल आप देखते हैं ना ईंट, अगर आप मिट्टी का छोटा टुकड़ा लेके उसको कोई आकृति दीजिएगा, वो पानी, वर्षा जो है या वायु किसी के भी प्रभाव में आकर के अपनी आकृति खो सकती है। लेकिन अगर उसको एक बार पका दिया जाता है किसी भी सांचे में, किसी भी आकृति में, तो वो जो है पक्की एकदम फिट साइज होती है, वो फिर दोबारा डिसबैलेंस नहीं होती। तो आप ये समझिए कि मृदभांड जो होता है ये पकी मिट्टी के बर्तन होते हैं, इनको हम मृदभांड कहते हैं। जरूरी नहीं कि वो बर्तन ही हो, पकी मिट्टी की कोई भी चीज़ हो सकती है, खिलौने भी हो सकते हैं, बर्तन भी हो सकता है, या अन्य भी कोई चीज़ें हो सकती हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण / शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उत्तरी काले पालिशकृत या परिष्कृत मृदभांड जो थे, ये हमारा सही जवाब होगा। ठीक, किसी को कोई डाउट? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। मतलब जो पाली ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई, या जो पाली ग्रंथ जो पाली कल्चर से जुड़े हुए हैं, उनमें जो गांव के मुखिया का पद होता था उनको किस नाम से संबोधित करते थे। तो ऑप्शन यहाँ देख लीजिए, ग्रामक कहते थे, उनको ग्रामक कहा जाता था, या यहाँ पे सॉरी थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे भोजक होना चाहिए, भोजक या ग्राम भोजक, सरपंच अथवा ग्रामपति। तो सही जवाब की अगर हम बात करें तो सही जवाब हमारा यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, भोजक या ग्राम भोजक जो है उनको कहा जाता था। ठीक है, पाली ग्रंथों में जो गाँव के मुखिया होते थे उनको ग्राम भोजक कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो उज्जैन तो हम सभी लोग जानते हैं, बाबा महाकालेश्वर वाला, मध्य प्रदेश में स्थित है आपका। वर्तमान समय में उज्जैन जो है इसको प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है, तक्षशिला, गांधार, अवंतिका और श्रावस्ती। तो यहाँ इसमें से आपका सही जवाब जो होगा, तो सही जवाब की बात करें, सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उज्जैन को अवंतिका के नाम से या अवंती के नाम से जाना जाता था। उज्जैन के बारे में और भी थोड़ा जान लीजिए। तो उज्जैन जो है मध्य प्रदेश राज्य में एक प्रमुख शहर है, और अगर इसकी अवस्थिति की बात कीजिए तो उज्जैन आपका जो है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग, उज्जैन किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो उज्जैन आपका जो है वो है क्षिप्रा नदी के किनारे पे। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस मंदिर है भगवान महाकाल का, काफ़ी लोग जानते हैं, सब लोग को पता है। ठीक है, तो आपका सही जवाब है, उज्जैन को अवंतिका के नाम से जाना जाता था, और उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन आपको दे रखा है, महापद्म नंद, घनानंद, नागार्जुन अथवा चंद्रगुप्त। तो सही जवाब की अगर हम बात करें तो सही जवाब हमारा होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद के द्वारा की गई थी, और महापद्म नंद वंश जो है ये प्राचीन भारत का काफ़ी शक्तिशाली और महान क्षत्रिय राजवंश था। ये जो है, इस राजवंश की स्थापना जो है 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत जो था आपका, उत्तर भारत के विशाल भाग पर इसने शासन किया था। और नंद वंश की स्थापना इसके जो है प्रथम चक्रवर्ती सम्राट जो थे महापद्म नंद, इन्हीं के द्वारा की गई थी, महापद्म के नंद के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण आप ऑप्शन यहाँ से ले सकते हैं, ईरानियों के द्वारा, फारसियों के द्वारा, मुगलों के द्वारा या शकों के द्वारा। तो सही जवाब की अगर हम बात करें तो पहला विदेशी आक्रमण जो है प्राचीन भारत में हुआ था वो हुआ था ईरानियों के द्वारा। ठीक है, अच्छा, किस वंश का मतलब शासन था या किस वंश के राजा थे जब यह आक्रमण हुआ, अगर यह आपसे पूछा जाए तो आप जो है हखमनी वंश कह सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, आधा हा और खा और माँ आपका और ना पर बड़ी की मात्रा। हखमनी वंश जो था ईरान का, इसका जो शासक था डेरियस ने जो है भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइडेस्पस या बितस्ता, जिसको आधुनिक नाम झेलम के नाम से भी जानते हैं बितस्ता को, तो ये युद्ध जो है ये किन किन शासकों के बीच में हुआ था।
ये सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, अकबर व महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, बाबर और सिकंदर लोदी के बीच हुआ था, या अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। तो सही जवाब की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिकंदर पोरस, अकबर राणा प्रताप, बाबर और सिकंदर लोदी, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में। तो सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सही ऑप्शन हमारा यहाँ पे होगा जो है, जो ये युद्ध हुआ था ये हुआ था सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। ठीक है, अभी इससे पहले भी हमने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था कि जो पंजाब के राजा पोरस थे, पोरस और सिकंदर महान के बीच में ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध आपका जो है ये बितस्ता नदी, जिसको आधुनिक समय में झेलम के नाम से भी जानते हैं, उसी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्लियर है ना, आंसर नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, मतलब वो टाइम क्या था, कौन सा सन था, क्या चल रहा था। तो ऑप्शन आपको दे रखा है 323 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व, अथवा सिकंदर ने भारत पे आक्रमण ही नहीं किया था। आप इन कथनों पे विचार कीजिए ऑप्शंस पे, और सही ऑप्शन का आप जो है चयन कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 326 ईसा पूर्व। ठीक, 326 ईसा पूर्व जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया से होकर ये जो भारत का आपका ये काबुल वाला हिस्सा है ना, ये भारत का मैप जो है थोड़ा सही से नहीं बन पाया है, गलत ही बन गया है। बस आप इतना समझिए कि ये इधर पाकिस्तान है, तो ये पाकिस्तान, काबुल, अफ़गानिस्तान से होते हुए जो है भारत में आया था। ठीक है, सही ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कह रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन थी, मतलब जो मगध राज्य था, मगध की प्रथम राजधानी जो है कौन थी। तो ऑप्शन आपको दे रखा है पाटलिपुत्र, गिरिब्रज, अब्लिक राजगृह, ऑप्शन सी आपका है चंपा, वैशाली, और ऑप्शन डी आपका है चंपा। तो सही जवाब की अगर हम बात करें तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गिरिब्रज या राजगृह। ठीक है, ये जो है मगध की प्रथम राजधानी थी, मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी, फर्स्ट राजधानी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। ऑप्शन आपको दे रखा है अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन। ठीक है, तो सही जवाब की अगर बात करें तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन। ठीक है, महावंश के अनुसार जो है अजातशत्रु के उत्तराधिकारी ये अजातशत्रु का पुत्र था। ठीक है, अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। उदयन जो है इसी ने 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक लगभग 16 वर्षों तक शासन किया, और इसी ने जो है सर्वप्रथम राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र नगर को सिलेक्ट किया। ठीक है, कि भैया आज से हमारी राजधानी पाटलिपुत्र होगी। ठीक है, उदयन के बारे में आप विस्तार से जानेंगे जब आप हर्यक वंश पढ़ेंगे। हर्यक वंश में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपका ये आता है कि हर्यक वंश का एक राजा था जिसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार जो है वो सबसे फर्स्ट राजा था। ठीक है, उसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार का एक पुत्र हुआ। ठीक है, उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु, इतिहास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा राजा था जिसने राजगद्दी के लिए अपने पिता की हत्या की। तो अजातशत्रु ने राजगद्दी के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और स्वयं राजा बन गया। कुछ समय पश्चात जब अजातशत्रु वृद्ध अवस्था में हुआ तो फिर उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी और वह स्वयं राजा बन गया। तो दोनों बार ये क्रम चलता रहा। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। जो आपके 16 महाजनपद प्राचीन का भारत में थे उनकी सूची आपको कहाँ पे उपलब्ध है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, रामायण में उपलब्ध है, महाभारत में उपलब्ध है, अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 16 महाजनपदों की जो सूची है वो आपकी अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। अच्छा, अंगुत्तर निकाय क्या है, तो अंगुत्तर निकाय के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, ये क्या है, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ये सूत्र पिटक के 5 निकायों में से चौथा है। ठीक है, और अंगुत्तर निकाय में जो है गौतम बुद्ध और उनके मुख्य शिष्यों के हजारों उपदेश संग्रहित हैं। अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपदों की सूची हमको देखने को मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्म नंद, अशोक महान और घनानंद।
तो सिकंदर महान जिस समय भारत पर आक्रमण किया उस समय आप सीधी सीधी बात यही समझ सकते हैं कि उस समय भारत में किसका शासन था, या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जिस समय सिकंदर महान राजा हुआ था उस समय मगध में कौन राजा था। तो सही जवाब की हम बात करें तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। ठीक है, सिकंदर का समकालीन जो था वो घनानंद था, और जो यूनानी लेखक हैं उन्होंने इसको घनानंद को अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा है। ठीक है, क्या कहा है? अग्रमीज। अग्रमीज किसने कहा? यूनानी लेखकों ने। यूनानी लेखकों को घनानंद के बारे में कैसे पता भैया? क्योंकि वो सिकंदर महान के साथ आए थे। तो यहाँ पे उन्होंने घनानंद की वीरता देखी, काफ़ी कुछ उसके बारे में सुना, उसकी राज व्यवस्था देखी, इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर उन्होंने घनानंद को उपाधि दी और उसे अपने जो उनका ग्रंथ था, जो उनका लेख था, उनमें उन्होंने घनानंद को अग्रमीज या जैंड्रमीज की संज्ञा दी। ठीक है, ये सिकंदर महान का समकालीन था और इसी के शासनकाल में सिकंदर महान का आक्रमण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उदय किस सदी में हुआ। ठीक है, तो प्रथम मगध साम्राज्य, जैसे मगध साम्राज्य जो है वो अपने मतलब बलपूर्वक रूप में कब सामने आया? तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं सदी ईसा पूर्व या 7वीं सदी ईसा पूर्व। सही जवाब की बात करें तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, 6वीं सदी ईसा पूर्व। ठीक है, 6वीं सदी ईसा पूर्व। एग्जैक्ट टाइम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि 545 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक ये जो है टाइमिंग पीरियड था। ठीक है, इस समय जो है मगध साम्राज्य का उदय हुआ था, और इस वंश का सबसे प्रथम प्रतापी राजा जो था, मगध साम्राज्य का संस्थापक जिसको आप कह सकते हैं, वो आपका था बिंबिसार। वही बिंबिसार जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया कि बिंबिसार था। बिंबिसार का पुत्र हुआ अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयन, फिर उन्होंने पिता पुत्र की हत्या की। वही सब स्टोरी है, बाकी आप समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियर है ना कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही मगध साम्राज्य का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन कह रहा है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अब वो नहर कहाँ खोदी गई थी ये आप बताइए। ऑप्शन आपको दे रखा है अंग में, बंग में, कलिंग में, मगध में। तो सही जवाब की बात अगर करें तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंग में। ठीक है, कहाँ पे खोदी गई थी? कलिंग में। अच्छा, ये अभिलेखीय साक्ष्य हमको किस अभिलेखीय साक्ष्य से ये कन्फर्म हुआ? तो ये हमको कन्फर्म हुआ हाथी गुम्फा अभिलेख। किस अभिलेख से? हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है, और हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये खारवेल के जो राजा थे उनके द्वारा बनवाया गया था। हमारे द्वारा जो है इतिहास को जानने का यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है कि उस समय के राजाओं ने क्या क्या अच्छे काम किए थे, क्या क्या उनकी उपाधियाँ थीं। ठीक है, कैसी उनकी शासन प्रणाली थी, किस प्रकार से वो राज करते थे। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग अभिलेखों के माध्यम से ही समझ पाते हैं, जान पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पहले ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को जीतकर अपने अधीन कर लिया, मतलब वो कौन सा पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को जीत करके अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, तो जवाब की बात करें यहाँ पे सही जवाब हमारा ऑप्शन आप पहले देख लीजिए, डेरियस, साइरस, कंबाइसिस, कोई नहीं। तो सही जवाब हमारा होगा इसमें से ऑप्शन नंबर ए, डेरियस। ठीक है, डेरियस जो था ये पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। डेरियस को दारा प्रथम या डेरियस के नाम से जो है जाना जाता है, और ये आपका हमने अभी आपको बताया कि ईरान के हखमनी वंश का प्रसिद्ध शासक था। इतिहास में अपनी धार्मिक सहिष्णुता तथा अपने शिलालेखों के लिए काफ़ी जाना जाता है। तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, डेरियस। किसने किया था? डेरियस। ईरान के हखमनी वंश का राजा था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मगध का राजा अजातशत्रु किस राज्य के साथ सदैव युद्ध में लीन रहा। ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है वैशाली, कौशाम्बी, कौशल और अंग। तो सही जवाब की अगर बात करें तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ आप जानते हैं कि मगध का जो राजा अजातशत्रु था ये वैशाली को जीतने के लिए काफ़ी बार प्रयत्न किया, लेकिन वैशाली जो था वो एक गणतंत्र था। ठीक है, मतलब उसमें कई छोटे छोटे राज्य मिल करके जो है आपस में राज्य चलाते थे। तो उसमें फ़ायदा ये होता था कि यूनिटी का फ़ायदा होता था कि मान लीजिए कोई बाहरी राजा आप पे राज्य करता है, तो जब इतने सारे लोग मिल करके इसका सामना करेंगे तो भाई सीधी सी बात है कि जीत इन्हीं की होगी। ठीक है, तो अजातशत्रु वैशाली को जीतने के लिए काफ़ी बेबस था, वो जीत नहीं पाता था। इस बात को लेकर वो एक बार महात्मा बुद्ध के पास भी गया। उसने महात्मा बुद्ध से पूछा
कि मतलब आप बताएं महात्मा कि हम वैशाली को किस प्रकार से विजित कर सकते हैं, किस प्रकार से हम वैशाली को जीत सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने अजातशत्रु से एक ही बात कही। उसने कहा कि आपको वैशाली जीतने के लिए एक ही काम करना है, वैशाली गणतंत्र में जितने भी जो है राज्य हैं उन सब में आपस में आप फूट डाल दीजिए, वो लोग आपसी युद्ध में उलझ जाएंगे, फिर आप एक एक को करके जीत लीजिए, और एक साथ आप किसी को नहीं जीत सकते हैं। ठीक है, तो जो अजातशत्रु था इसने लास्ट में वैशाली जीत भी लिया, लेकिन अपने जीवन में काफ़ी समय तक ये वैशाली के साथ जो है संघर्ष में लगा रहा। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? वैशाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, ये एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा रहता था, और महाशिला कंटक, ये एक पत्थर फेंकने वाला युद्ध का हथियार होता था, मतलब गुप्त हथियार होता था, इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पे जो है, ऑप्शन देख लीजिए आप, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, घनानंद। तो सही जवाब की अगर हम बात करें तो सही जवाब हमारा होगा यहाँ पे आपका देख लीजिए अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ही था जिसने वज्जी संघ के विरुद्ध युद्ध किया था, और प्रथम बार इसने रथ मूसल, जिसमें एक रथ जो में गदा जैसा हथियार जुड़ा होता था, वो बाहुबली मूवी आप लोगों ने देख रखी होगी ना, उसमें भल्लाल देव वाला जो रथ था सेम वही रथ था, और महाशिला कंटक वो बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध का यंत्र होता था। तो इन दोनों के लिए जो है इसका प्रयोग किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन कह रहा है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार और घनानंद। तो सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद जो है वो नंद वंश का अंतिम सम्राट था। और घनानंद जो है ये अंतिम सम्राट था, इसका युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त के साथ। ठीक है, चंद्रगुप्त वही जो चाणक्य के शिष्य थे, तो चंद्रगुप्त के साथ इसका युद्ध हुआ था, और चंद्रगुप्त ने जो है इसको हरा दिया था युद्ध में, इसकी हत्या हो गई थी, तो नंदवंश वहीं पे समाप्त हो गया था, और उसके बाद में जो है चंद्रगुप्त आ गए थे, मौर्य वंश का स्थापना हो गई थी यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सिक्का अब्लिक मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? ऑप्शन आपका है अशोक के शासनकाल में, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, तीसरा ऑप्शन है 600 ईसा पूर्व, और चौथा ऑप्शन है 300 ईसा पूर्व। तो सही जवाब की बात करें तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, 600 ईसा पूर्व। भारत में सिक्का का प्रचलन जो है 600 ईसा पूर्व जो है स्टार्ट हो चुका था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो ऑप्शन आपको दे रखा है कौशल, अवंती, अंग और गंधार। तो सही ऑप्शन आपको यहाँ पे अगर चयन करना है तो आप चयन कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, अवंती। ठीक है, अवंती के जो राजा थे, उज्जैन मतलब राज्य था अवंती, तो राजधानी थी उसकी, तो उसके जो राजा थे उनका नाम था चंड प्रदोत, है ना, उनका नाम था चंड प्रदोत। उनके जो है सेवा के लिए अपने चिकित्सक जो है नाम था जिनका जीवक, उनको जो है भेजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, महापद्म नंद, शिशुनाग, चंद्रगुप्त और अजातशत्रु। ठीक है, तो सही जवाब की अगर बात करें तो सही जवाब आपका होगा शिशुनाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। शिशुनाग ने जो है अवंती को जीत करके अब अपने राज्य में मिला लिया था। अच्छा, शिशुनाग जो है ये कब गद्दी पर बैठा था? तो ये बैठा था 412 ईसा पूर्व। ठीक है, शिशुनाग 412 ईसा पूर्व बैठा था गद्दी पर। ये किस वंश का शासक था? तो शिशुनाग जो है ये शिशुनाग वंश का शासक था, और इसका नाम भी शिशुनाग था, और इसी ने शिशुनाग वंश की स्थापना भी की थी। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 26। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने अंग को जीतकर अपने राज्य में विलय कर लिया था? ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, बिंबिसार, शिशुनाग, चंद्रगुप्त और अजातशत्रु। तो सही जवाब की अगर बात करें तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार के बारे में थोड़ा जान लीजिए। बिंबिसार जो है 558 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व से कब तक? 491 ईसा पूर्व तक ये शासन किए। ठीक है, और ये मगध साम्राज्य के सम्राट थे। किस वंश के सम्राट थे? तो ये हर्यक वंश के सम्राट थे। ठीक है, और इन्होंने जो है अंग को जीत करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और यही विस्तार आगे चल करके मौर्य साम्राज्य के विस्तार का भी जो है आधार बना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
काशी, और यहाँ पे थोड़ी मिसटाइपिंग हो गई है, यहाँ पे जो ये आपका लक्ष्मी लिखा हुआ है, यहाँ पे लक्ष्मी नहीं, जबकि सही शब्द जो है वो होना चाहिए था लिच्छवी। ठीक है, थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है यहाँ पे। अब क्वेश्चन को आप अब रीड करिए अच्छे से। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किस राजा ने किया था? ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है बिंबिसार, शिशुनाग, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। तो सही जवाब की बात करें तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु जो है ये लगभग 493 ईसा पूर्व में, 493 ईसा पूर्व जो है मगध का प्रतापी सम्राट बना, और इसके पिता जो थे वो बिंबिसार थे। ठीक है, अजातशत्रु ने ही अपने पिता बिंबिसार को मार करके राज्य प्राप्त किया था। इसने जो है कई राज्यों अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल तथा काशी जनपदों को भी विजित करके अपने राज्य में मिला लिया और एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। अजातशत्रु जो था ये बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण करने के समय भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो ऑप्शन आपको दिया गया है कि शिशुनाग वंश का शासन था, मौर्य वंश का शासन था, नंद वंश का शासन था, या इनमें से किसी का नहीं था। तो सही जवाब की अगर हम बात करें तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, नंद वंश का शासन था। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था, और नंद वंश में भी जो है नंद वंश का राजा घनानंद उस समय भारत का जो है राजा था, और वो सिकंदर का समकालीन था। और नंद वंश के जो है राजा घनानंद के शासनकाल में ही सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन भारत का सबसे अधिक शक्तिशाली नगर था? तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है गांधार, मगध, काशी, और इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब की बात अगर करें तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, मगध। ठीक है, मगध जो है ये सबसे ज़्यादा प्रतापी साम्राज्य था, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ऑप्शन आपको दे रखा है शाक्य, मगध, मल्ल और लिच्छवी। ठीक है, तो सही जवाब की अगर बात करें तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, मगध। ठीक है, बाकी ये आपका जो शाक्य है, मल्ल है, लिच्छवी है, ये लोग जो है एक गणतंत्र के रूप में शासन करते थे। मतलब 6-7 राजा मिलकर के एक जो है गणतंत्र बनाते थे, और सब लोग मिलकर के राज्य करते थे, ताकि जैसे मान लीजिए अगर इस राजा के ऊपर किसी दूसरे राजा का आक्रमण होता है तो बाकी 5 ये इसकी सहायता के लिए आ जाते थे। सेम पॉलिसी इधर भी लागू होती थी, अगर इस राजा पे किसी ने आक्रमण किया है तो बाकी ये सब मिलकर के इसकी सहायता करते थे। ठीक है, तो ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था का लाभ होता था। चलिए आज के सेशन में इतना ही। आज हम लोगों ने लगभग 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है 16 महाजनपद जो है महाजनपद से किए हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, और जो भी फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।